ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील गोयल, प्राध्यापक एवं डीन, समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप सभी विद्यार्थियों, आदरणीय प्राध्यापकगणों तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एवं संचालित इस वीडियो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज की इकाई 2 के अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है प्रवास यानी कि माइग्रेशन। मित्रों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से मेरा यह प्रयास होगा कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास का अर्थ क्या होता है, प्रवास की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है, प्रवास के क्या क्या प्रकार होते हैं, प्रवास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रवास के कारण क्या क्या होते हैं और साथ ही प्रवास के क्या लाभ है, क्या हानियां इससे देश को और समाज को होती है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इन सभी बातों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो कार्यक्रम को सुनने के पश्चात आप प्रवास की इस संपूर्ण अवधारणा से भली भांति रूप से अवगत हो सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रवास यानी कि माइग्रेशन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि प्रवास आखिर होता क्या है, प्रवास का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। यदि मैं सरल शब्दों में बात करूं तो प्रवास का आशय होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है, चाहे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न का संग्रहण करना हो, शिकार करने की आवश्यकता हो, पानी की तलाश करना हो, आदि मानव इन सब कारणों से जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है। लेकिन यह प्रवास साधनों के अभाव में सीमित था। औद्योगिकरण, मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों में वृद्धि होती चली गई और इन यातायात के साधनों की वृद्धि ने ही
मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया, मानव को गतिशील कर दिया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। प्रवास के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। मानव एक दूसरे के संपर्क में आता है। किसी भी समाज की जनसंख्या को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है। खास तौर से जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो यह परिवर्तन हम 3 आधारों पर देख सकते हैं। सबसे पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। जन्म और मृत्यु तो जैविक कारण है। बर्थ एंड डेथ आर बायोलॉजिकल रीजंस, नो डाउट। लेकिन प्रवास, माइग्रेशन एक ऐसा कारक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों पर प्रभावित होता है। तो ये 3 रीजंस, 3 कारण ऐसे हैं, परिवर्तन के 3 कारण ऐसे हैं जो प्रवास को जन्म देते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रवास की परिभाषा पर। व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ माइग्रेशन? कई सारे समाज वैज्ञानिकों ने प्रवास की परिभाषाएं दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे, उसका विश्लेषण भी करने का प्रयास करेंगे। यदि मैं बात करूं जनानकीकी शब्दकोश के अनुसार, जनानकीकी शब्दकोश कहता है कि प्रवास का तात्पर्य एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच के मध्य होने वाली स्थानीय गतिशीलता से है। जब मानव एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है तो यह जो गतिशीलता होती है इसे ही प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत जन्म स्थान से संबंधित आवास दूसरे स्थान में चला जाता है। ये जनानकीकी शब्दकोश कहता है। समाज वैज्ञानिक डेविड हीर की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने मानव अपने स्वाभाविक निवास से अलग होता है तो उसे उन्होंने प्रवास की संज्ञा दी है। जब मानव स्वाभाविक आवास, जहां पे उसका जन्म हुआ है, वो उसका स्वाभाविक आवास माना जाता है, यदि वह जन्म स्थान से अलग होकर किसी दूसरे स्थान पर रहना आरंभ कर देता है तो इसे प्रवास कहा जाता है। समाज वैज्ञानिक बर्गेल ने प्रवास मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। जब मानव जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, जब मानव जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करती है तो उसे समाज वैज्ञानिक बर्गेल ने उसे प्रवास कहा है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामाचरण दुबे की मैं बात करूं तो उन्होंने प्रवास को सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया कहा है जिसके द्वारा किसी समुदाय में जनसंख्या का अप्रवास अथवा उत्प्रवास होता है। अप्रवास का अर्थ किसी समुदाय में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना है, जबकि उत्प्रवास का तात्पर्य समुदाय के लोगों का उससे बाहर चले जाना होता है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रवास को परिभाषित कर सकते हैं, प्रवास को अलग अलग नजरिए से हम देख सकते हैं। आइए अब एक नजर हम डालते हैं प्रवास की विशेषताओं पर। आखिर प्रवास की विशेषताएं क्या होती है? What are the characteristics of migration? सबसे पहली जो विशेषता हमारे सामने आती है वह है प्रवास प्राथमिक रूप से किसी समुदाय की जनानकीकी विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया से है। जैसा कि अभी हमने बात की थी परिभाषाओं की, जनानकीकी शब्दकोश ने यही कहा है
कि एक किसी समुदाय की जनानकी की विशेषताओं में परिवर्तन की जब प्रक्रिया होती है तो उसे ही प्रवास कहते हैं। तो प्रवास में क्या होता है, जनानकी की विशेषताओं में परिवर्तन होने लगते हैं। दूसरी जो मुख्य विशेषता हमारे सामने आती है वह है कि प्रवास की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आवास को बदलकर किसी दूसरे स्थान में नए आवास में रहने चले जाता है, नए आवास की स्थापना करता है, यानी कि जन्म स्थान में परिवर्तन हो जाता है। यह इसकी मुख्य विशेषता है, तभी हम उसको प्रवास कह सकते हैं। तीसरी जो मुख्य विशेषता हमारे सामने आती है वह है कि प्रवास को ऐसी प्रक्रिया कहा गया है जिसके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। यदि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका सामाजिक परिवेश भी परिवर्तित हो जाता है। सामाजिक परिवेश में अनेक बातें, अनेक अवधारणाएं शामिल होती हैं, जैसे रीति रिवाज, जैसे परंपराएं, जैसे पर्व, जैसे उत्सव, जैसे धर्म, जातिगत संरचनाएं, ऐसी अनेक बातें हैं जो धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस प्रवास को एक सामाजिक प्रक्रिया इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को एक नए स्थान की परिस्थिति से संबंधित विशेषताओं के अनुसार भिन्न प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया करके वहां पर समायोजित करना होता है। क्योंकि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं तो जो आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं, जो आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं पूर्व में होती है उसमें बदलाव होना अवश्य भावी है। अब जब नए स्थान पे आप चले जाते हैं तो नई सामाजिक अंतःक्रियाओं का बोध वहां पर आपको होने लगता है, और जब आप प्रवास करते हैं तो उन नई सामाजिक अंतःक्रियाओं से आपको अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। तो इसे ही प्रवास किया कहा गया है। यह प्रवास की जो है मुख्य विशेषताओं में से शामिल किया गया। अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय अथवा मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर रहने की दशा को प्रवास नहीं कहा जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। कोई मनोरंजन के कारण से, कोई शिक्षा के कारण से, कोई व्यवसाय की वजह से अपने स्थान को कुछ समय के लिए बदल लेता है तो उस दशा को प्रवास नहीं कहा जा सकता। प्रवास की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की दशा को स्पष्ट करती है। जिस समुदाय को छोड़कर व्यक्ति दूसरे समुदाय में जाकर रहना आरंभ करते हैं उसके फलस्वरूप दोनों ही समुदायों की श्रम शक्ति तथा सामाजिक संरचना प्रभावित होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन की दशा इससे बहुत स्पष्ट होती है क्योंकि परिवर्तन अवश्य भावी है। जब अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे समुदाय की ओर यदि आप जाते हैं, दूसरे स्थान की ओर, भौगोलिक क्षेत्र की ओर आप प्रस्थान करते हैं तो उससे सामाजिक संरचना में प्रभाव अवश्य भावी हो जाते हैं। प्रवास का कोई एक रूप नहीं होता बल्कि विभिन्न आधारों पर प्रवास को अनेक भागों में अनेक समाज वैज्ञानिकों द्वारा विभाजित किया गया है। मित्रों, ये तो जो मुख्य बात थी कि प्रवास की विशेषताएं क्या होती है, प्रवास क्यों होता है, प्रवास के परिभाषा क्या है, प्रवास का अर्थ क्या है। आइए अब हम एक निगाह डालते हैं प्रवास के प्रकारों पर, प्रवास के वर्गीकरण पर। हाउ कैन यू क्लासिफाई माइग्रेशन?
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। विभिन्न विद्वानों की हम बात करें तो विभिन्न आधारों पर उन्होंने प्रवास के अनेक रूपों का वर्णन किया, अनेक रूपों का उल्लेख किया है। क्षेत्र के आधार पर प्रवास को दो मुख्य भागों में लोगों ने बांटा है, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। समय कारक के आधार पर जो है प्रवास को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, मौसमी प्रवास, आकस्मिक प्रवास और स्थायी प्रवास। तीसरा, प्रवास की प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए इसके दो अन्य रूपों का अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने उल्लेख किया है। एक को हम ऐच्छिक प्रवास कहते हैं, जबकि दूसरे को हम योजनाबद्ध प्लान्ड माइग्रेशन भी कह सकते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रवास की वास्तविक पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। ये जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, इन पर एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहली जो मैंने बात की थी, आंतरिक प्रवास। क्या होता है आंतरिक प्रवास? किसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन? जिसे क्या होता है आंतरिक प्रवास? एक राष्ट्र के लोगों का उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना आंतरिक प्रवास कहा जाता है। राष्ट्र के अंदर ही मूव करना, राष्ट्र के अंदर ही, एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे हम आंतरिक प्रवास कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर बस जाना। आंतरिक प्रवास को भी अलग अलग भागों में वैज्ञानिकों ने बांटा है। गांव से नगरों की ओर प्रवास, एक ग्राम से दूसरे ग्राम की तरफ प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास, नगर से गांव की ओर प्रवास। अलग अलग प्रकार के प्रवास होता है। कुछ हो सकता है गांव से नगर की ओर जा रहे हैं, कुछ हो सकता है एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, कुछ एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो नगरों को छोड़कर गांव की ओर जा रहे हैं। तो इन सब को जो है आंतरिक प्रवास के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा जो हमने प्रकार देखा था वह था अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा प्रवास जो एक राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है। जब आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश की राष्ट्रीयता में प्रवेश कर लेते हैं, दूसरे देश में आप जाकर बस जाने लग जाते हैं, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव है। स्थापित अथवा सामाजिक कारक के आधार पर, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया था, प्रवास को अलग अलग तीन रूपों में बांटा गया। सबसे पहले मैंने बात की थी मौसमी प्रवास, दूसरा था आकस्मिक प्रवास और तीसरा था स्थायी प्रवास। आइए नजर डालते हैं मौसमी प्रवास क्या होता है। सीजनल माइग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है मौसमी प्रवास? इसका मुख्य संबंध ग्रामों से मुख्यतः नगरों में होने वाले प्रवास से। गांव में फसल बोने तथा फसल को काटने के बीच भूमिहीन किसान के पास में कोई कार्य नहीं रह जाता है, वह बेरोजगार हो जाता है। इस अवधि में एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार रोजगार की खोज करने के लिए आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगते हैं, उसका भ्रमण करने लगते हैं। जैसे ही अगली फसल बोने का समय आता है, अगली फसल या जो फसल बोई थी उसको काटने का समय आता है, तो ऐसे परिवार पुनः गांव में लौट आते हैं और इसी वजह से इन्हें मौसमी या अस्थायी प्रवास भी कहा जाता है। दूसरा जो मैंने उल्लेख किया है वह है आकस्मिक प्रवास। ऐसा प्रवास किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। जब ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां, किसी ग्रामीण अथवा किसी नगरीय क्षेत्र में भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना वहां पर,
या किसी महामारी का फैल जाना, इस वजह से जब एक गांव से या एक नगर से व्यक्ति प्रवास करके दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं, तो इसे हम आकस्मिक प्रवास भी कहते हैं। गांव में सूखा पड़ जाना जैसे, ये इस प्रकार का जो है प्रवास जब होता है तो उसे हम आकस्मिक प्रवास के नाम से भी जानते हैं। तीसरा था इसमें स्थायी प्रवास। अब ये शब्द ही भिन्न है, मौसमी और आकस्मिक से भिन्न है। कोई परिवार जब स्थायी रूप से अपने मूल निवास स्थान वाले गांव या नगर को छोड़कर किसी दूसरे गांव या नगर में जाकर बस जाता है, अथवा नगरीय परिवार के लोग गांव या दूसरे शहर में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो इससे हम स्थायी प्रवास के नाम से जानते हैं। इसे हम स्थायी प्रवास कहते हैं, परमानेंट माइग्रेशन इसे हम कह सकते हैं। प्रवास का एक वर्गीकरण और मैंने जिसका जिक्र किया था वह था प्रवासी की इच्छा या मानसिकता को ध्यान में रखते हुए। वो प्रवास के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक होता है ऐच्छिक प्रवास, दूसरा था योजनाबद्ध प्रवास। क्या होता है ऐच्छिक प्रवास, क्या होता है योजनाबद्ध प्रवास? ऐच्छिक प्रवास का मतलब ऐसे प्रवास के लिए प्रस्थान करने वाले किसी व्यक्ति, समूह या परिस्थिति का दबाव नहीं होता। किसी का दबाव नहीं, समूह का कोई दबाव नहीं है, किसी व्यक्ति का दबाव नहीं, कोई परिस्थितियां भी ऐसे निर्मित नहीं हुई जिसकी वजह से प्रवास कर रहे हैं। साधारणतया व्यक्ति निवास स्थान से भिन्न किसी नए क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर पा जाता है, तो वो अपनी इच्छा से उसी क्षेत्र में बस जाता है, उसी क्षेत्र में निवास करने लग जाता है। इस तरह का प्रवास शिक्षित और युवा लोगों द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। ऐसे प्रवास में नातेदारी और मित्रों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि एक नातेदारी समूह का कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाकर वहां पर रोजगार की अच्छी संभावनाएं खोज लेता है, अच्छी संभावनाएं पा लेता है, तो धीरे धीरे अपने दूसरे संगे संबंधियों, धीरे धीरे अपने दूसरे नातेदारों, मित्रों को भी वहां पर बुलाना शुरू कर देता। तो ये सब ऐसे प्रवास जो है ऐच्छिक प्रवासों के अंतर्गत आते हैं। इससे किसी विशेष स्थान या व्यवसाय में एक विशेष क्षेत्र के लोगों का केंद्रीकरण होने लग जाता है। एक सर्वेक्षण से तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ था कि एक क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष व्यवसायों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी, अधिकांश लोग किसी एक क्षेत्र विशेष के निवासी थे। तो ये बात इससे सिद्ध होती है कि कोई एक विशेष व्यवसाय को करने के लिए जब कोई एक गांव का व्यक्ति जब दूसरे गांव में या नगर में चला जाता है, तो वह धीरे धीरे उस व्यवसाय में अपने सगे संबंधियों, अपने नातेदारों, अपने इष्ट मित्रों को भी वहां पर बुलाने लग जाता है। तो इसे हम ऐच्छिक प्रवास के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रवास का मैंने प्रकार बताया था वह था योजनाबद्ध प्रवास। क्या होता है योजनाबद्ध? अनेक दशाओं में सरकार द्वारा लागू की गई कुछ विशेष योजनाओं, कुछ स्पेशल स्कीम्स सरकार लागू करती या चलाती है, उसके कारण लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए या दूसरे स्थान पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जलाशय, सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े डैम्स का, बड़े बड़े बांधों का निर्माण जब सरकार को करना होता है, तो एक बड़े क्षेत्र का सरकार अधिग्रहण करना शुरू कर देती है। और जब आपकी जमीन, आपका मकान, आपका क्षेत्र अधिग्रहण में आ जाता है, तो उसे छोड़कर आपको अन्यत्र नए स्थान पर जाना आवश्यक हो जाता है। युद्ध की संभावनाएं भी कई बार होती है। सीमा क्षेत्र में जब जो गांव लगे होते हैं, जो नगर लगे होते हैं, वहां युद्ध की संभावनाओं के कारण भी कई बार गांव के गांव खाली कराने पड़ते हैं। समुद्र तट से लगे गांव में भी चक्रवात आने की संभावना लगातार बनी रहती है, तूफान आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जब
वहां से तटवर्ती क्षेत्रों से लगे हुए गांवों को खाली कराया जाता है, तो उन्हें अन्य जगह पर जो है जाकर निवास करना होता है। तो ऐसे जो ये प्रवास जो है वो ऐच्छिक ना होकर साधारणतया दबाव मूलक होते हैं, योजनाबद्ध रूप से सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ऐसे प्रवासों को हम योजनाबद्ध प्रवास के रूप में जानते हैं। तो ये तो थे प्रवास के मुख्य प्रकार, प्रवास का वर्गीकरण, प्रवास यानी कि माइग्रेशन का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब हम बात करेंगे प्रवास के प्रभाव समाज पर या देश पर या राष्ट्र पर या वहां के निवासियों पर। प्रवास के प्रभाव क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या आते हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन? इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रवास के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। प्रवास का सबसे बड़ा प्रभाव जनसंख्या के आकार, जीवन के तरीकों पर पड़ता है। प्रवास के कारण अनुप्रयुक्त तथा अवांछित तत्वों का विनाश हो जाता है। आवास और प्रवास किसी राष्ट्र को मानसिक गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। जो जाति अपने मूल स्थान से जितनी दूर जाती है उतनी ही उन्नति करती है। परंतु मित्रों, प्रभाव के वास्तविक प्रवासों का अध्ययन करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर शोध करना अत्यंत ही कठिन होता है। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक हो जाता है। प्रवास के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए हैं। एक अभिव्यक्ति, एक मनोवृत्ति का वर्णन मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि प्रवास के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए। उदाहरण के लिए जनसंख्या के दबाव में कमी, उदाहरण के लिए आर्थिक अवसरों की सुलभता ज्यादा हो गई, रोजगार की सुलभता ज्यादा हो गई। दूसरा एक दृष्टिकोण हमारे सामने आ सकता है कि प्रवास का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां व्यक्ति प्रवासित होकर बस गए। बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा? वहां पर जो है जनसंख्या के दबाव में वृद्धि हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, आर्थिक अवसरों में वहां पर कमी होना शुरू हो जाएगी। तीसरा दृष्टिकोण एक और सामने आ सकता है, जो व्यक्ति प्रवासित हुए हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अभी तो हमने बात की थी कि जहां पर आप प्रवासित होके जा रहे हैं वहां के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम यदि ये बात करें तीसरा दृष्टिकोण कि जो प्रवासित होकर व्यक्ति जा रहा है उसके जीवन पर प्रवास का क्या प्रभाव पड़ा है, वे क्या छोड़कर आए, उन्होंने क्या प्राप्त किया, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या क्या हैं। ये सब जानना, प्रवास के प्रभावों को जानना, प्रवास के परिणामों को जानना, ये एक शोध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसके प्रभावों को विशेषकर जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक यदि मैं बात करूं तो प्रवास के सकारात्मक परिणाम, दूसरा प्रवास के नकारात्मक परिणाम या नकारात्मक प्रभाव। यदि मैं सकारात्मक प्रभाव की बात करूं, सकारात्मक परिणामों की बात करूं, तो नंबर एक सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम होता सामने आता है वह है भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। जब एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं लोग, तो जहां से प्रवास कर रहे हैं निश्चित तौर पर वहां की भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी होती है, और इसका परिणाम ये होता है कि कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में उसका विभाजन नहीं होता है। गांव में श्रमिकों की मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहता है, और इसके परिणाम स्वरूप गांव में ग्रामीण बेरोजगारी कम हो जाती है।
भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि। प्रवास के फलस्वरूप दोनों जगह की उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों से जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवास हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है, और नगरीय क्षेत्रों में जाकर जब वो रोजगार करने लग जाते हैं, किसी उत्पादक इकाइयों में काम करने लग जाते हैं, तो वहां की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ग्रामीण समुदाय में कृषकों को अपनी भूमि पर सघन कृषि करने का अवसर मिल जाता है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो पाते हैं। और दूसरी ओर नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ जाती है, उत्पादन में उससे वृद्धि होती है। और इसका तात्पर्य कि प्रवास के द्वारा छोड़े जाने वाले स्थान और प्रवास से प्रभावित होने वाले स्थान दोनों को ही लाभ पहुंचता है। तीसरा, यदि मैं बात करूं जो सकारात्मक परिणाम या सकारात्मक लाभ हो रहा है, वो है व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि। प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होता है। उन लोगों की योग्यताएं और कुशलताएं बढ़ने लगती है, और इसका कारण ये कि प्रवास उन्हीं ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जो साधारणतया बेरोजगार होते हैं या अर्ध बेरोजगार होते हैं। पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि हो जाती है। आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन मिलने लग जाता है। आर्थिक रूप से नियोजन में तेजी आने लगती है। ये तो था प्रवास के सामाजिक लाभ। दूसरी तरफ प्रवास के नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। नकारात्मक भूमिका भी प्रवास जो है समाज पर अपनी छोड़ता है। उसमें पारिवारिक विघटन, एक परिवार का विघटन हो जाता है। जो संयुक्त परिवार में रहते थे वह परिवार अब छोटे छोटे एकल परिवारों में बदल जाते हैं। और साधारणतया ऐसा देखने में आता है कि जब कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो वे अपने वृद्ध माता पिता को अपने मूल स्थान पर ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन वृद्धों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक निम्न होती चली जाती है, जो कि आगे जाकर परिवार के विघटन के रूप में हमारे सामने आता है। गंदी बस्तियों में वृद्धि होती है। जब नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है, वहां पे आवास के साधन जब सीमित हो जाते हैं, मांग और पूर्ति में जब अंतर आ जाता है, तो उसका परिणाम होता है गंदी बस्तियों में वृद्धि। लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। औद्योगिक नगरों में जो है गंदी बस्तियों का निर्माण होने लग जाता है, झुग्गी झोपड़ियां बनने लग जाती। नगरीय बेरोजगारों में वृद्धि हो जाती है। कई बार कंपटीशन की भावना आ जाती है, प्रतियोगिता ज्यादा बढ़ जाती है, वैयक्तिक विघटन हो जाता है। जब गांव का भोला भाला व्यक्ति नगर की तरफ प्रस्थान करता है, नगर में समुचित रोजगार न मिलने के कारण, वातावरण से अनुकूलता न कर पाने के कारण मानसिक विकार, बीमारियां, अपराधी व्यवहारों और मद्यपान आदि का वो शिकार बन जाता है। और परिणाम यह होता है कि उसका व्यक्तिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। अलगाववाद की समस्या से जूझना पड़ता है उसे। अब अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। कई बार कुछ लोग प्रवासित स्थान की संस्कृति से, वहां के समाज से समायोजन नहीं कर पाते हैं। वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपराएं, वहां के सामाजिक मूल्य, उनसे समायोजन करना उनका बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग जाते हैं। अलगाववाद की समस्या जो है इससे प्रारंभ हो जाती है उनके जीवन में। तो मित्रों, आज मैंने आपके समक्ष प्रवास यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास का अर्थ क्या होता है, प्रवास की परिभाषाएं क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है, प्रवास की विशेषताएं क्या होती है,
साथ ही प्रवास के प्रकार या प्रवास के विभिन्न स्वरूप क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रवास का वर्गीकरण किया गया है, इसके साथ साथ प्रवास के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव, क्या क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं, और दूसरी ओर प्रवास के क्या नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक परिणाम हमें समाज में देखने को मिलते हैं। इन सब पर जो है सारगर्भित चर्चा करने का मैंने आज आपके समक्ष प्रयास किया है। निश्चित तौर पर प्रवास से संबंधित समस्त अवधारणाओं का ज्ञान, समस्त अवधारणाओं को आपने भली भांति समझ लिया होगा, और आगामी परीक्षाओं में यदि कोई प्रवास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर भली भांति रूप से अब लिख पाने में समर्थ हो पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।